नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले एक घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि आज जो कुछ संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है उसका क्या औचित्य है, क्या वजह है और क्या अब उसका कोई मतलब रह गया है। क्योंकि जिस बात को लेकर भारत बंद किया गया है वो बात तो लागू हो ही नहीं रही है, तो फिर भारत बंद क्यों। इसके बाद आज की खास चर्चा करेंगे कि कर्नाटक में हाल के दिनों में हमने आपको कई खबरें दिखाई कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भ्रष्टाचार के घेरे में हैं। दो मुद्दों को लेकर, एसटी फंड ट्रांसफर घोटाला और मैसूरू में जो जमीन आवंटन घोटाला है जो उनकी पत्नी के नाम किया गया है। तो इन दोनों घोटालों के जवाब में क्या मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जाति कार्ड खेल रहे हैं क्या? क्योंकि कर्नाटक में ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार के जवाब में जाति कार्ड खेला जा रहा है। इसी पर आज की खास चर्चा होगी खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद बात करेंगे कि कोलकाता रेप मर्डर जिसको लेकर पूरा देश आंदोलित है, वहां पर कुछ गहरे राज निकलकर सामने आ रहे हैं। खबरों के मुताबिक सीबीआई की पूछताछ में बहुत सारे गहरे राज बाहर आ रहे हैं और आगे भी और ज्यादा आ सकते हैं। कई सवाल उठ रहे हैं। और इसके बाद बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में क्या कांग्रेस विधानसभा चुनाव के लिए पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन करेगी क्या, और अगर गठबंधन करती है तो क्या उनके एजेंडों का समर्थन करेगी। 370 पर, पाकिस्तान से बातचीत पर और तमाम मुद्दों पर वो जो पुराने कश्मीर का राग आलाप रहे, क्या उसका समर्थन करेगी कांग्रेस। होंगे तमाम सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन की 3 दिवसीय यात्रा पर हुए रवाना। 45 सालों में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री के पोलैंड दौरे से द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगा नया आयाम। रवाना होने से पहले अपने वक्तव्य में पीएम ने किया यूक्रेन का भी जिक्र। कहा संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर बातचीत की प्रतीक्षा। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई करा सकती है पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट। कोलकाता पुलिस ने भी किया तलब। घटना के खिलाफ पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली भी विरोध प्रदर्शन में होंगे शामिल। आरजीके मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ के हाथ। दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल जारी। ओपीडी और नियमित सर्जरी नहीं होने से मरीज बेहाल। सुप्रीम कोर्ट के काम पर लौटने के आग्रह के बाद आज दोपहर आईएमए ने बुलाई रेजिडेंट डॉक्टर्स की बैठक। महिला सुरक्षा को लेकर टीएमसी सरकार पर भाजपा हमलावर। केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार ने साझा किया एक और महिला से दरिंदगी का वीडियो। बेहाल कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जेसी बोस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। कहा हरियाणा का देश के विकास में अहम योगदान। बालिका शिक्षा पर बोली राष्ट्रपति, उच्च शिक्षा में बेटियों ने बनाया अपना खास स्थान। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा पिछड़ा होने के कारण उन्हें भ्रष्टाचार के मुद्दे पर फंसाया गया है। कहा जाति गणना की सजा दे रही है बीजेपी। तो सवाल यह है कि जिसकी जितनी आबादी उतना हक देने में अब तक क्यों नाकाम रहे सिद्धारमैया, और क्या भ्रष्टाचार पर जाति कार्ड बना सकता है दबाव। और केरल के वायनाड, कोट्टायम, इडुक्की, मलप्पुरम समेत 6 जिलों में बहुत तेज बारिश का अलर्ट। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह। वहीं त्रिपुरा में लगातार बारिश के कारण खोबई और धलाई जिले में सभी स्कूल बंद। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने गृह मंत्री अमित शाह से बात कर दी हालात की जानकारी। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले बात करेंगे सबसे पहले एजेंडे की, जो आज है भारत बंद।
तो सवाल यह है कि भारत बंद का क्या औचित्य। आज भारत बंद है एससी एसटी आरक्षण के वर्गीकरण के फैसले के विरोध में कुछ राजनीतिक दल उतरे हैं। तो एससी एसटी तबके में वंचित समाज को प्राथमिकता देने का जो सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव दिया था, लेकिन जीतन राम मांझी ने कहा है कि यह बंद गलत है। दलितों में महादलित को मिलना चाहिए इंसाफ, ये जीतन राम मांझी ने कहा है। लेकिन अखिलेश यादव ने बंद का समर्थन किया है और इस वर्गीकरण का विरोध किया है। मोदी सरकार ने क्रीमी लेयर के सुझाव को पहले ही खारिज कर दिया था, तो फिर आज के बंद का क्या औचित्य। कुछ संगठनों ने भारत बंद का आज आह्वान किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के एससी एसटी आरक्षण में उपवर्ग की सलाह का वो विरोध कर रहे हैं। जैसा कि हमने बताया, अखिलेश यादव की सपा समेत कुछ पार्टियां बंद का समर्थन कर रही हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जैसे कई बड़े नेता इस बंद के विरोध में हैं। मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट की सलाह को लागू करने से पहले ही मना कर चुकी है, तो फिर ऐसे में आज के भारत बंद का क्या औचित्य, ये सवाल तो बनता है। तो जैसा कि हमने बताया कि अखिलेश यादव इसका समर्थन कर रहे हैं, उनकी सपा, तो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आरक्षण की रक्षा के लिए जन आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास है। ये शोषित वंचित के बीच चेतना का नया संचार करेगा और आरक्षण से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ के खिलाफ जनशक्ति का एक कवच साबित होगा। शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकार होता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने पहले ही आगाह किया था कि संविधान तभी कारगर साबित होगा जब उसको लागू करने वालों की मंशा सही होगी। सत्तासीन सरकारें ही जब धोखाधड़ी, घपलों, घोटालों से संविधान और संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के साथ खिलवाड़ करेंगी, तो जनता को सड़कों पर उतरना ही होगा। जन आंदोलन बेलगाम सरकार पर लगाम लगाते हैं। लेकिन राजस्थान सरकार से इस्तीफा दे चुके मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने इस भारत बंद का विरोध किया है। जो आंदोलन चल रहा है, मैं सुप्रीम कोर्ट की भावना के साथ हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत राय है, इसलिए साथ हूँ कि मेरे गांव में मैंने उदाहरण दिया था, एक व्यक्ति 30 साल से पहाड़ खोद के मजदूरी करके पेट पालन कर रहा है। उसके बेटे भी उसी ढर्रे पर हैं, मेरा पड़ोसी, और मैं डॉक्टर भी बन गया, मेरा भाई RS IAS भी बन गया, मैं MLA मंत्री भी बन गया, लेकिन वो अभी तक नहीं बन पाया, उसको मौका मिलना। तो किरोड़ी लाल मीणा समर्थन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की सलाह का, तो वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी इस आज के भारत बंद का विरोध किया है। तो हम लोग तो 18 जाति यही मांग करते हैं कि हम लोग अलग हैं, हमको अलग कर दीजिए। और उन लोग जो गुलछरा उड़ा रहा है वही आगे जाकर के आंदोलन कर रहा है, तो उस आंदोलन को हम लोग कैसे सहयोग देंगे? हम लोग तो उसका विरोध करेंगे। और वहीं आरजेडी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस मामले पर क्या कुछ कहा, ये देखते हैं। ये लोग आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं और संविधान के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। हम लोग शुरू दिन से ही बोलते रहे हैं कि भाई ये लोग आरक्षण विरोधी हैं, SC ST विरोधी लोग हैं, और ये लोग किसी भी कीमत पे नहीं चाहते हैं कि SC ST समाज जो है सचिवालय में बैठे। ये लोग चाहते हैं कि शौचालय में बैठे भाजपा के लोग। तो ये प्रतिक्रिया आपने सुनी। आपने एक बात जरूर नोट की होगी कि जो सही मामले में इससे प्रभावित होने वाले हैं वो इस भारत बंद का विरोध कर रहे हैं। जीतन राम मांझी ने विरोध किया कि उनके समाज को चाहिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था चाहिए, सब कोटा चाहिए, क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। किरोड़ी लाल मीणा ने भी ये बात कही। लेकिन सपा, RJD जैसी जो पार्टियां हैं वो आज के भारत बंद का समर्थन कर रही हैं और सुप्रीम कोर्ट की सलाह का विरोध कर रही हैं। जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता विकास सिंह लखनऊ से हमारे साथ। अपने संवाददाता से हम जुड़ेंगे विकास सिंह से और जानकारी लेंगे कि भारत बंद का कितना असर पड़ा है और कौन कौन सी पार्टियां, कौन कौन से संगठन इस भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो भारत बंद का आह्वान किया गया है, ये भारत बंद का आह्वान सुप्रीम कोर्ट की जो सलाह थी कि SC ST वर्ग में भी
जो क्रीमी लेयर के लोग हैं उनको आरक्षण का लाभ रोक करके जो बाकी लोग हैं जो आज तक महरूम हैं उन तक ये लाभ पहुंचाया जाना चाहिए। तो भारत बंद का कितना असर पड़ रहा है, कौन से संगठन इसमें शामिल हो रहे हैं, सीधे जुड़ते हैं विकास सिंह से, हमारे संवाददाता से जो लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, समाजवादी पार्टी ने तो इसका समर्थन किया है, लेकिन जैसा कि हमने देखा कि चाहे किरोड़ी लाल मीणा हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, उन लोगों ने कहा है कि नहीं, ये तो हमें चाहिए, तभी तो सही लाभ मिल पाएगा आरक्षण का। तो यूपी में और जो बाकी पार्टियां हैं जो सामाजिक न्याय की राजनीति के लिए आगे बढ़ती हैं, उनका आज क्या रवैया है? चाहे मान लीजिए संजय निषाद जी की पार्टी हो, राजभर जी की पार्टी हो, इन सब पार्टियों का आज इस भारत बंद को लेकर क्या रुख है? देखिए लालचंद, अभी आपने एक शब्द का प्रयोग किया, औचित्य जी। इसमें औचित्य नहीं बन रहा था, इसीलिए व्यापार मंडल की तरफ से इस आह्वान में शामिल नहीं हुए। हमने बात की व्यापार मंडल के नेताओं से, उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष से भी हमने बात की और तमाम सारे व्यापारियों के भी पास हम गए जब वो अपनी दुकानें खोले हुए हैं और रोजमर्रा की तरीके काम कर रहे हैं। हमने उनसे जाना कि एक भारत जो बंद किया गया है, आप लोगों का कोई समर्थन है इसमें? उन्होंने कहा चूंकि यह औचित्य विहीन मुद्दा है, इससे हम व्यापारियों का कोई मतलब नहीं है। और साथ साथ जब यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने जो भी इस पे जजमेंट दिया था, जो एडवाइस दी थी, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वस्त किया था इस मुद्दे पर, तो ये मुद्दा ही नहीं बनता है कि तो बेवजह बंद क्यों किया जाए। इसलिए उत्तर प्रदेश में ये बंद बेअसर है। राजधानी लखनऊ में सारी दुकानें खुली हुई हैं, सारी मार्केट खुली हुई हैं। हाँ, हालांकि राजनीतिक दलों के द्वारा कुछ जगहों पर प्रदर्शन की खबर है। वैसे अटल चौक पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, तो वहीं समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन की खबर आ रही है, लेकिन इसमें आम लोगों का कोई जुड़ाव नजर नहीं आ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि उनको लगता है कि यह औचित्य विहीन है, इसमें सिर्फ लोग राजनीति ही करना चाह रहे हैं, इसके पीछे कोई बड़ी बात नहीं है जिससे कोई जन भावनाएं जुड़ सके। क्योंकि इसमें जब सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं, ना किसी का कोई हक जा रहा है, ना किसी पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, स्वयं नरेंद्र मोदी ने इस बात को, प्रधानमंत्री ने इस बात को बता दिया है और उन्होंने इसके साथ ही कुछ जो प्रतिनिधि मंडल से बात की थी SC ST समाज के, इसके बाद से किसी में कोई संशय नहीं है कि कहीं ऐसा कुछ होने जा रहा है, घटित होने जा रहा है, जिससे SC ST वर्ग को कोई नुकसान होने वाला है। जो भी होगा उनके भले के लिए होगा, लोग आश्वस्त हैं, यही पूरे व्यापार मंडल का मानना है। इसीलिए व्यापार मंडल आम दिनों की तरीके ही अपनी दुकानें खोले हुए हैं, रोजमर्रा की तरीके लोग आ जा रहे हैं, सामान्य चौराहे चल रहे हैं आराम से। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा चौकसी बरती जा रही है। DGP मुख्यालय में स्वयं प्रशांत कुमार मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे इस प्रदेश की, जहां पर जैसी फोर्स की डिप्लॉयमेंट की जरूरत है वो लगातार उसके निर्देश दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये बात भी कही है कि सोशल मीडिया पर इसमें खास तौर से नजर रखी जा रही है कि कोई असामाजिक तत्व किसी प्रकार का भ्रम ना फैलाए, उन पर भी कड़ी निगरानी रखी गई है। लाल ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। विनोद जी, जिस तरह से कि देखिए, इस बहस को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, जो किरोड़ी लाल मीणा जी ने जो बात कही, जीतन राम मांझी ने जो बात कही, उसको अभी छोड़ देते हैं। अभी तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सलाह दी और केंद्र की सरकार ने कहा कि नहीं, इस सलाह पर हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो अब फिर ये भारत बंद का क्या औचित्य बन जाता है? क्या ये जो अपनी राजनीति है, खासतौर पर जो परिवारवादी पार्टियों की अपनी राजनीति है, उसको चमकाने का एक अवसर, एक हथियार आज के भारत बंद को करार दिया जाए? लाल जी, सीधे सीधे जो विकास बता रहे थे, ये भ्रम की सियासत का एक अलग हथकंडा आप देख सकते हैं। भ्रम की सियासत ये कि सुप्रीम कोर्ट का कोई वो फैसला नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का वो एक सजेशन था, बस सलाह थी। हाँ, 7 जजेस के जो बेंचेस थे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, एक सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस ने ये बात कही थी कि ये आज की एक जरूरत है। उन्होंने ये बात कही थी कि जो ये दूसरे जज ने एक तरह से इस तरह प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि हम लोग एक जनरल बॉगी में सवार हैं, जो हर कोई जो पहले बैठ जाता है वो अगले को सीट देने के लिए तैयार नहीं कर होता देता है। सही बात। ये बात लोगों को समझने की जरूरत है कि जो जनरल बॉगी में पहले बैठ गया है वो दूसरे को बैठने के लिए वो चाहता है कि वो बॉगी में घुसे ही ना। तो ये व्यवस्था में एक तरह से आप बहस जो है वो बहस तो जारी है, बहस की बात तो होनी चाहिए, डेमोक्रेसी है, लोग अपनी बात कहेंगे। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि आज कांग्रेस पार्टी कहाँ है? इस भारत बंद में कांग्रेस पार्टी का समर्थन क्यों नहीं है?
कांग्रेस बात। पार्टी में आप ये देखिए तमिलनाडु के हों या फिर आप ये देखिए इंडिया गठबंधन में तेलंगाना के सीएम हों, उन्होंने खुल के समर्थन किया था सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को। अब उनकी दुविधा ये है कि वो इस आरक्षण के इस भ्रम के जाल में वो अपने को कहां रखें। तो इस भारत बंद में कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं है। सपा के आप ये देखिए कि हालत ये है उसकी कि वो इस साइड में है कि उस साइड में है, वो स्पष्ट नहीं कर रहा है। अगर अखिलेश यादव का इतना ही इस चीज के लिए उद्वेलित थे तो अखिलेश यादव क्यों नहीं मैदान में थे? सपा के कार्यकर्ता को आपने कहीं इस भीड़ में नहीं देखा। सही में अभी जो विकास भी बता रहे थे, तो विकास बता रहे थे कि कोई असर है नहीं। एक सोशल मीडिया पे डाल के वो जो भ्रम फैला रहे थे, तो सवाल ये है कि इस देश ने भ्रम फैलाने की जो सियासत है उसका एक हिस्सा बन गया है ये जाति के आरक्षण की, ये सारी राजनीति की। उसमें हर पार्टी जो है वो अपने अपने तरीके से सोशल जो रिएक्शन है उसको देखने की कोशिश करती है और पॉलिटिकल पार्टी अपने तरह से मोबिलाइज करने की कोशिश करती है। विकास, जो बात अभी विनोद सर कह रहे थे कि अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर तो अपनी प्रतिक्रिया दे दी, लेकिन इस भारत बंद में जैसा आप बता रहे थे कि असर दिखाई नहीं पड़ रहा है, और अभी उत्तर प्रदेश में असर नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि फिर तो ये सवाल उठता है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव भी सोशल मीडिया पर तो लिख गए, लेकिन सड़क पर उस तरह से नहीं उतरे इस भारत बंद के समर्थन में। क्या देखिए, सबसे बड़ी बात होती है, आप आह्वान करते हैं दुकानदारों से भारत बंद कराने की। जब बात होती है तो तमाम सारे इसमें व्यवसायी होते हैं। अब जो व्यवसायी वर्ग का उन्होंने ना समर्थन मांगा ना उन्होंने दिया, क्योंकि वो इस बात को साफ स्पष्ट कह रहे हैं कि इस मुद्दे से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, आरक्षण मुद्दे से। और सबसे बड़ी बात है कि इस मुद्दे पर ऐसी कोई राजनीति करने की वजह भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ इसमें राजनीति हो रही है, ये आम लोग भी जान रहे हैं, आम व्यापारी भी जान रहे हैं, इसलिए उनका साथ नहीं दे रहे हैं। जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चूंकि उनकी सुप्रीमो ने इस बंद का समर्थन किया था, तो वो आकर यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर वो प्रदर्शन कर रहे थे। वो पार्टी के अपने नेता का काम कर रहे थे, उनकी राजनीति है, उनको किस तरीके से आगे दिशा में उससे लाभ हानि होती है वो लोग तय कर रहे हैं, लेकिन उससे आम जनमानस कोई जुड़ाव नहीं है, आम व्यापारी का कोई जुड़ाव नहीं है, इसलिए बंद का कोई असर नहीं है, बंद बेअसर है। जी ठीक है विकास, बिल्कुल आप जिस तरह से वहाँ से रिपोर्ट बता रहे हैं, लग तो यही रहा है कि समाजवादी पार्टी ने भी बिल्कुल औपचारिकता खाली निभा दी, लेकिन जिस तरह समर्थन देना चाहिए उस तरह के समर्थन का असर दिखाई नहीं पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास सिंह लखनऊ से जुड़ने के लिए। और विनोद जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आगे खास चर्चा करनी है कि कर्नाटक में क्या सिद्धारमैया के ऊपर जो एक के बाद एक भ्रष्टाचार पर आरोप लग रहे हैं, अब उसके काट में, उसके जवाब में सिद्धारमैया जाति कार्ड खेल रहे हैं क्या? इस पर हम लोग आज खास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब आप करेंगे आज की खास चर्चा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं DD न्यूज पर इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब बारी आ गई है आज की खास चर्चा की। और आज की जो हम खास चर्चा करने वाले हैं कि क्या कर्नाटक में भ्रष्टाचार के जवाब में जाति कार्ड खेली जा रही है मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के द्वारा। कर्नाटक के CM सिद्धारमैया का दावा है कि उन्हें पिछड़े होने के कारण भ्रष्टाचार में फंसा दिया गया है। CM सिद्धारमैया ने कहा है कि उन्होंने जाति गणना करवाई तो विपक्ष ने गुस्से में आकर उन पर इल्जाम लगा दिया। मैसूरू अथॉरिटी ने CM सिद्धारमैया की पत्नी को 14 कीमती आवासीय प्लॉट आवंटित किया है, और ये अलॉटमेंट ग्रामीण इलाके की कुछ भूमि के अधिग्रहण के आलोक में किया गया है। लेकिन सवाल यह है
कि पिछड़े और दलितों के लिए शहरी विकास प्राधिकरण की जो योजना थी उसमें केवल मुख्यमंत्री के परिवार को ही 14 प्लॉट कैसे मिल गए। मोडा के 4000 करोड़ रुपए के घोटाले की शिकायत जब कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत के पास आई तो उन्होंने कार्रवाई की अनुशंसा कर दी। अब बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार को तो एक परंपरा बना लिया है। नेशनल हेराल्ड से लेकर मोडा तक अपने हित में हथियाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करती आ रही है। बीजेपी का यह भी आरोप है कि सिद्धारमैया का बेटा एमएलए है जो मोडा काउंसिल के मेंबर भी हैं। उनकी उपस्थिति में काउंसिल ने अरबों रुपए की संपत्ति सिद्धारमैया की पत्नी के नाम कर दी। कर्नाटक में 6 साल पहले सीएम सिद्धारमैया ने जाति आधारित जनगणना का फैसला लिया था, लेकिन अब तक उस दिशा में कोई प्रगति क्यों नहीं हुई, यह भी एक बड़ा सवाल है। आज तो जाति कार्ड खेल रहे हैं। अब राहुल गांधी की बात ले लीजिए, कहते हैं जिसकी जितनी आबादी उतना हक। तो फिर जाति गणना की रिपोर्ट सबमिट होने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई कर्नाटक में क्यों नहीं करवा पा रहे हैं। वो हजारों करोड़ रुपए खर्च करके अगर रिपोर्ट जनता के काम ही ना आए तो फिर उस कोशिश को सिर्फ राजनीति ही तो कहेंगे। अपने ऊपर सैंक्शन के विरोध में जाति कार्ड खेल रहे सिद्धारमैया को मालूम है कि भ्रष्टाचार के आरोप में कर्नाटक के 2 पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी और येदियुरप्पा के खिलाफ गवर्नर ने जांच का आदेश दिया था। ऐसे कई मुख्यमंत्री रहे हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो तत्कालीन राज्यपाल ने जांच के आदेश भी दिए। तो फिर सिद्धारमैया को जाति कार्ड खेलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आज इसी पर खास चर्चा हम करने वाले हैं। तो कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया दी, आइए देखते हैं। मांग कर रहे थे, लेकिन अब जो राज्यपाल जी जो सैंक्शन दिया है प्रोसिक्यूशन के लिए, कम से कम अब तो सिद्धरामैया जी को रेजिग्नेशन देना चाहिए, ये हमारा मांग है। जो सिद्धरामैया जी और डीके शिव कुमार जी लगातार बीजेपी और जेडीएस के बारे में दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, ब्लैकमेल करने की जो कोशिश कर रहा है, हम लोग डरने वाले नहीं है। तो ये सवाल कर्नाटक से उठ रहे हैं कि क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जाति कार्ड से उसको ढकने की कोशिश हो रही है क्या? आज इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ पहले से मौजूद है हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी तो स्टूडियो में हैं ही, साथ में मधु एन राव जी, भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, बहुत बहुत स्वागत, मोस्ट वेलकम। और साथ में निजाम फौजदार साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत निजाम साहब आपका भी आज की इस खास चर्चा में। मैं चर्चा को थोड़ा विस्तार देता हूं विनोद जी के जरिए। विनोद जी, जो सिद्धारमैया जी के ऊपर मोटे तौर पर अगर देखें तो 2 बड़े आरोप हाल में लगे। एक एसटी फंड ट्रांसफर वाला जो गड़बड़ी है वो मामला, जिसमें उन्होंने स्वीकार भी किया कि हाँ 89 करोड़ का हुआ तो है, 89 करोड़ की गड़बड़ी हुई तो है। फिर अभी जो मोडा जमीन आवंटन वाला मामला है, अब जाकर के जिस सिद्धारमैया को वो जाति गणना वाली रिपोर्ट इतने सालों तक याद नहीं आई, अब उनको लग रहा है कि उनको तो निशाना इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि पिछड़ी जाति के हैं। तो ये कार्ड काम आएगा क्या? कार्ड काम आएगा, इसलिए तो लालजी सीएम सिद्धारमैया एक मजबूत और आप कह सकते हैं कि पुराने कांग्रेस के नेता हैं। बिल्कुल। और अगर आज उनको ये अपना जाति कार्ड खेलना पड़ा है तो उनको लग रहा है कि इसका असर होगा, क्योंकि इस दौर में आप देख रहे हैं कि जाति का जो है पूरा का पूरा सब जगह जाति कार्ड ही चल रहा है। संसद से और संसद के बाहर, सड़क से लेके आप संसद तक हर जगह आप जाति कार्ड देख रहे हैं। तो सिद्धारमैया को यह सोचना गलत नहीं है कि उनको लग रहा है कि जाति कार्ड खेल सकते हैं, उम्मीद है उन्होंने उनको, खेल है ना? दिया। अब सवाल यह है कि क्या सिद्धारमैया पहले सीएम हैं जिनको ये सैंक्शन गवर्नर के तरफ से किया गया है प्रोसिक्यूशन के लिए? हमने रिपोर्ट में दिखाई कि नहीं भाई, पहले भी हो चुकी। ये एक आप कहते हैं संवैधानिक व्यवस्था है कि सीएम पे जो अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो उसमें गवर्नर से सैंक्शन जरूरी होता है, तभी सीएम के खिलाफ में वो केस और मुकदमे आगे बढ़ते हैं कोर्ट में सुनवाई के लिए। बिल्कुल। तो अगर ये सिद्धारमैया पे जो लगातार इस तरह के मोडा के जो घोटाले के बारे में शिकायत थी उनके परिवार से जुड़े हुए, और अगर उसके शिकायत पे थावरचंद गहलोत जो वहाँ गवर्नर हैं
उन्होंने सैंक्शन दिया तो सिद्धारमैया को क्यों जाति गणना की बात याद आ गई, क्यों सिद्धारमैया को अपना ओबीसी कार्ड की याद आ गई? तो सवाल यह है कि लोगों को पता है। अब जब लोगों को पता है तो उन्हें छुपाने के लिए इनके पास में कोई चारा नहीं होता जी। आप एक मैसूरी अथॉरिटी का देखिए, डेवलपमेंट अथॉरिटी का, जो विस्तार से आपको बताएंगे बीजेपी प्रवक्ता, कि 14 बेकीमती, जो आप कह सकते हैं करोड़ों की वो प्रॉपर्टी है, जिसको इस प्लॉट को इस एवज में दे दिया गया कि सिद्धारमैया के परिवार की कुछ जमीनें जो ग्रामीण इलाके में जमीनें थी जी। वो कभी मैसूरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उसको बिल्कुल जमीन उसको लिया था, उसके एवज में उसको कहां मिलता है कि शहरी डेवलपमेंट में। सबसे सवाल इंपॉर्टेंट है जो वहां लोग पूछ रहे हैं कि ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो मकसद था वो वही पिछड़े दलितों और जो वहां के पिछड़े लोग हैं उनके बीच में ये जमीन जानी थी। ठीक है। सोसाइटी के लिए ये जमीन का आवंटन होना था। बिल्कुल। तो फिर एक सीएम के परिवार की पत्नी, सीएम की पत्नी को 14 ऐसे बड़े प्लॉट कैसे मिल गए? जी। ये सवाल का जवाब तो ये नहीं होता है बिल्कुल कि हम बैकवर्ड कास्ट से आते हैं इसलिए हम पे बीजेपी जो है इस तरह की निशाना दबाव कर बना रही है। ठीक है, मैं मधु एन राव जी के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले निजाम साहब के पास पहले जाऊंगा। निजाम साहब, क्या दिल्ली से सिद्धारमैया जी को ये वाला मंत्र फूंक दिया गया है क्या कि ये वाला मंत्र चलता है, हमने आजमाया हुआ है, ये मंत्र चल जाएगा, ये जाति कार्ड वाला मंत्र? देखिए, जब राजनीति की जाती है तो लोगों की अच्छाई के लिए की जाती है जी, ताकि पिछड़े लोग अहिंदा से जो आते हैं, बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं, जो सदियों से उनके ऊपर जो प्रताड़ना हुई है, उनको एक समानता दी जाए। लेकिन बीजेपी चाहती नहीं है कि ये जो कहते हैं ना जस्टिस, सोशल जस्टिस जो मिलनी चाहिए लोगों को, वो जस्टिस को रोकना चाहते हैं। जब प्रधानमंत्री के ऊपर कोई सवाल उठाता है तो सदन में खड़े होकर कहते हैं मैं सबसे बड़ा ओबीसी हूं, मैं सबसे बड़ा ओबीसी हूं। वो जब कार्ड खेलते हैं तो उनको कोई और चीज दिखाई नहीं देती। जैसे कांग्रेस का लीडर कहता है कि मैं अहिंदा से आता हूं, मैं पिछड़ी जाति से आता हूं, तो कहते हैं अरे देखो मेरे भाई ये जाति का कार्ड खेल रहा है कि ऐसा हो रहा है वो। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री अब अदानी और अंबानी को करोड़ों की जायदाद, लाखों करोड़ों की जायदाद इस देश की जो सिल्वर होता है, द सिल्वर ऑफ द नेशन, उनको उठाकर ऐसे ही मुफ्त में दे देते हैं तो कोई सवाल उसमें नहीं तेलंगाना वाला भी शामिल है ना, तेलंगाना वाला उसमें शामिल होगा। लालचंद जी, आज सवाल बड़ा है, आज सवाल बड़ा है, लेकिन क्योंकि आज सिद्धरामैया की जात पे आ गई है बात। ठीक है, वो पिछड़ी जातियों का समर्थन करते हैं तो मिर्ची लग गई है बीजेपी के लोगों को। ठीक है, मैं पूछता हूं, मैं मधु जी से पूछता हूं, जब इनके जो चीफ मिनिस्टर थे विजेंद्र के डैडी जो उनके पिताजी हैं, कौन है उनके पिताजी? बिल्कुल कौन है? जिनके सामने अमित शाह भी आकर झुक जाते हैं। ठीक है, उनके सामने अब मुझे मधु जी के पास जाने दीजिए, जाते हैं, मैं लौटता हूं आपके पास। अकाउंट में व्हाइट मनी 20 करोड़ सारे सवालों का जवाब मैं लेता हूं मधु जी से, फिर लौटूंगा आपके पास। निजाम साहब, लोग उसका सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन निजाम साहब सिद्धरामैया जब कहते हैं कि मैं पिछड़ों का साथ दूंगा तो इनको मिर्ची लगने लगती है। मैं लौटता हूं आपके पास निजाम साहब। जाति के लिए, हम समानता के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई आपकी बात। मुझे अब इस पर जवाब देने दीजिए, इंसान को ना मिल जाए। ठीक है, मधु जी से जवाब मैं लूं, लेकिन उससे पहले एक बात कह दूं। जब यूपीए सरकार के दौरान चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव जी को सजा हुई तो क्या आप उनकी राजनीति और पिछड़ों की राजनीति के खिलाफ नहीं थे ना? मैं लौटता हूं आपके पास। मधु जी, ये जो सवाल निजाम साहब ने उठाए हैं, निजाम साहब का कहना है कि आप लोग तो सिद्धारमैया जी को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं और इसीलिए उनके ऊपर ये सब इल्जाम लगा रहे हैं, और उन्होंने बाकी और भी तमाम सवाल पूछे हैं, तो उसका जवाब दीजिएगा। नमस्ते। मैंने सुना जो फौजदार जी ने जो कहा है, परंतु एक बात तो मैं कहना चाहता हूं। देखिए, कौन सी पार्टी ये बात कह रहे कि येडियुरप्पा जी और मोदी के बारे में कह रहे हैं जी। अरे आपका पार्टी जो है, आपका पार्टी नेता जो है सोनिया गांधी जी, वो अक्यूज्ड ऑन बेल है।
और राहुल गांधी आप जी शायद accused नेशनल होने हेराल्ड मामले का जिक्र कर रहे हैं। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। और डीके शिव कुमार जी अक्यूज ऑन बेल है। आपका पार्टी के बारे में थोड़ा सोचिए भाई। एक बात। दूसरी, मेरा ये मानना है कि सिद्धरामैया जी जो उस वक्त किया था, मैं कहता हूं उसको स्कैम। अभी फौजदार जी बात कर रहे थे कि वो मिर्ची क्यों लगा, ऐसे कह रहे थे। मैं एक बात स्पष्टता से पूछना चाहता हूं कांग्रेस वालों से। 1998 में जब डिनोटिफिकेशन मरा हुआ आदमी के लिए हुआ, तब क्यों मिर्ची नहीं लगा आपको? 2004 में जब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, मरा हुआ आदमी से उसका ब्रदर इन लॉ को सेल डीड हुआ, तब क्यों मिर्ची नहीं लगा आपको? और 2010 में जो ब्रदर इन लॉ ने सिद्धरामैया जी का पत्नी के लिए गिफ्ट डीड हुआ था, तब एलओपी थे, तब क्यों नहीं हुआ? मधु जी ये जो आप बातें गिना रहे हैं, ये सिद्धारमैया के ऊपर करप्शन के जो आरोप हैं वो मुद्दे गिना रहे हैं ना आप? वही तो मैं बात कर रहा हूं सर। ठीक है। परंतु ये अभी जब खुलासा हुआ है कि ये सत्य आ रहा हूं, निजाम साहब आ रहा हूं आपके पास। वो सब आया हुआ है। अभी सिद्धरामैया जी कह रहे हैं नहीं मैं तो पिछड़े जाति से बिलोंग करता हूं। मेरा प्रश्न ये है, अरे सिद्धरामैया जी 2011 में आप ही तो बताया था येडियुरप्पा को, येडियुरप्पा जी आप अभी दोषी मानने के लिए अभी इन्वेस्टिगेशन तो होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, तब तक आप चीफ मिनिस्टर नहीं होने के लिए उन्होंने कहा था। वही तो हम मांग कर रहे हैं अभी। अरे भाई साहब, ये सेम सिद्धरामैया जी है फ्लोर ऑफ द हाउस पे जब वाल्मीकि कांड हुआ था, ठीक है उस एक मिनट वाल्मीकि कांड हुआ था, उसमें बताया गया है कि देखिए यस 189 करोड़ नहीं हुआ, परंतु 89 करोड़ वो मैंने भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री थे उस वक्त। आप क्या कर रहे हैं सिद्धरामैया जी? अभी आपको पिछड़े जाति के लिए आप यू आर इंटरेस्टेड अबाउट पिछड़े जाति? क्या मधु जी लौटता हूं। 11,000 करोड़ जो उन्होंने गारंटी के लिए लगाया है एससी एसटी के जो कॉर्पस था, उसके बारे में आप नहीं बोलते। ठीक है मधु जी, आपके आरोप पे आते हैं, आप बोलते हैं नहीं मैं तो मधु जी लौटता हूं। मधु जी बात है। ठीक है मधु जी लौटता हूं, लेकिन निजाम साहब का पहले छोटा सा काउंटर। निजाम साहब, उन्होंने कहा कि देखिए आप उस समय येदियुरप्पा कौन दोषी है नहीं है वो तो बाद में तय होगा, आप उस समय येदियुरप्पा जी का रेजिग्नेशन मांग रहे थे ना, तो जब उस समय रेजिग्नेशन मांग रहे थे तो उन्होंने तो कोई जाति कार्ड नहीं खेली। बीजेपी कह रही है, मधु जी कह रहे हैं कि हम भी अभी रेजिग्नेशन मांग रहे हैं आरोप पर, तो इसमें कौन सा जाति कार्ड खेलने की क्या जरूरत है? सवाल ही नहीं उठता कि रेजिग्नेशन या राजीनामा दें। मैं पूछना चाहता हूं किसका चीफ मिनिस्टर बैठे, चीफ मिनिस्टर ऑन द सीट ऑफ द चीफ मिनिस्टरशिप अरेस्ट हुए थे लोकायुक्ता से, किसके? भ्रष्टाचार कहां से उगता है? भ्रष्टाचार अगर कहीं इस देश में कहीं उसकी बीज है, कहीं से उगता है, तो वो बीजेपी के हेडक्वार्टर से आता है। अच्छा, आज अगर गवर्नर, कर्नाटका के गवर्नर में नैतिकता है तो आज ही एक सैंक्शन करना चाहिए एचडी कुमारस्वामी पे प्रोसिक्यूशन के लिए। सिद्धारमैया जी पर नहीं करना चाहिए खाली, बस बाकी सब पर कर देना चाहिए। आप करें, सब पे करें, आप लालचंद जी पे भी करें, मधुर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई गड़बड़ी नहीं की, मेरे ऊपर क्यों आप कार्रवाई करवा रहे? चाहे आजकल बीजेपी की हालत ऐसी हो गई है, अगर लालचंद जी दो बात ऐसे बोल दें तो आपके ऊपर भी एक एफआईआर कर देंगे और आपके ऊपर भी एक प्रोसिक्यूशन कर देंगे। नहीं, ऐसा तो बंगाल में हो रहा है, पश्चिम बंगाल में ऐसा हो रहा है कि पहले आरोप लगाओ, उसको पहले जेल में डाल दो, 6-7 महीने उसको जेल में सड़ाएंगे, उसके बाद में जेल बेल पे छूट जाएगा। किसकी राजनीति पक रही थी? ठीक है मधु जी सुनिए, एक सेकेंड सुनिए। मधु जी दरअसल आपको कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं। लालचंद जी, सिंपल बात है। क्या सिद्धरामैया जी की फैमिली, क्या सिद्धरामैया जी की बीवी या उनके साले ने अपनी जमीन मूडा को दी थी या नहीं दी थी? 3.2 एकड़ जमीन दी थी, 3.2 एकड़ जमीन दी थी। आरोप ये है कि उसके मुआवजे के तौर पर जो 14 प्लॉट दिए गए हैं, उसकी कीमत का डिफरेंस करीब 4,000 करोड़ रुपए का है। अरे सुनिए मेरे भाई, ये है मामला। क्या मैंने सिद्धरामैया बोला था कि
मूडा को कि मेरी जमीन लेकर मुझे वापस कोई साइट दे दीजिए। नहीं, मूडा का एक प्लान था, लार्जर प्लान था एक लेआउट बनाने का, उसमें ये 4-3.5 एकड़ जो जमीन उसमें आ रही थी उसी कोने में आ रही थी। आप वो मामला बता रहे हैं। मैं बीच में एक हाँ ठीक है, विनोद जी बीच में, विनोद जी को मैं चर्चा में लाता हूँ, फिर बाद में मधु जी के पास। विनोद जी लाल जी, मैं सिर्फ निजाम साहब को मैं सिर्फ जमीन ले लीजिए। निजाम साहब लौट रहा, विनोद जी आप कॉम्पनसेशन वो पूरा मामला क्या है, पूरा मामला क्या आरोप क्या वो हमने बताया है। अंडर द सुपरविजन of the chief minister, ठीक है मधु जी आ रहा हूं आपके पास, लेकिन विनोद जी की एक टिप्पणी लेने के बाद विनोद जी निजाम साहब रुक जाइए, निजाम साहब रुक जाइए। आपका हम लोगों ने सुन लिया। मैं थोड़ा सा करेक्शन चाहता हूं। आप जब बता रहे थे, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि अचानक कांग्रेस को पिछड़ा, दलित और ये जितनी चीजें आप कह रहे हैं, लोगों को सुनने में थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है। क्यों? वो जो रिपोर्ट जो ठंडे बस्ते में 4 साल में आते आते कांग्रेस का जो ये सारे जाति को लेके ये मोह जो जगह है, उसको लेके थोड़ी सी बात है। मैं आपको सिर्फ एक करेक्शन चाहता हूं, जो आप अपने अभी स्टेटमेंट में बता रहे थे। आप बीजेपी के प्रवक्ता, खुद आपका जवाब देंगे, वो सफिशिएंट है। मेरा सवाल ये है कि जब आप कह रहे थे कि सिद्धारमैया दलित पिछड़ा है और इसलिए उनको दबाया जा रहा है, ये कार्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी भी खेलते हैं, तो पहले मैं जस्ट आपको एक उदाहरण दूं कि जो अभी जो थावरचंद गहलोत है, गवर्नर हैं, वो राज्यपाल आपके कर्नाटक में, वो भी दलित समुदाय से आते हैं। बिल्कुल। और कर्नाटक के आपके मंत्री उनको नालायक कह रहा है। ये आपके मंत्री कह रहे हैं कि ये दलित नहीं, दलित नालायक गवर्नर है, इसको हटाओ। एक मंत्री आपके कहते हैं कि अगर ये गवर्नर नहीं हटा तो बांग्लादेश वाली हालत यहां होगी। एक गवर्नर, आपके सारे मंत्री जो उस गवर्नर के लिए, अगर आपके पिछले मुख्यमंत्री हैं, तो एक दलित जो वहां के राज्यपाल हैं, उनके लिए जितनी अभद्र भाषा का प्रयोग करना चाहिए, उससे हद से ज्यादा वो अपने लिमिट को पार करते हुए वो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तब वो दलित नहीं होते हैं। रही बात, मैं सुनिए, मैं निजाम साहब आ रहा हूं, देखिए, मैं जाति कार्ड आप खेलिए, ये आपका अपना पॉलिटिकल हक है। लेकिन जब आप प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कह रहे थे कि पार्लियामेंट में वो कह रहे थे कि सबसे बड़ा ओबीसी मैं हूं, तो उस टेक्स्ट, उसको रेफरेंस को भी आप सही में डालिए। वो अपने को बचा नहीं रहे थे। जब आपके नेता राहुल गांधी कहते हैं कि इस देश में कितने सेक्रेटरी ओबीसी दलित में से आते हैं, तो 3 गिनाते हैं। उसका जवाब देते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि लोगों को दिख नहीं रहा है कि सबसे बड़ा ओबीसी यहाँ बैठा हुआ है। और आप उसका इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये चीज है समझने की, आप खेल लीजिए जितने भी जाति कार्ड खेलना हो। करप्शन का जो इशू है, उस करप्शन के इशू में आप दिल्ली का ही एग्जाम्पल लीजिए कि अगर केजरीवाल जेल जाते हैं तो वो मोदी सरकार ने भेज दिया, और अगर बेल किसी को मिल जाता है नेता को, तो अगले दिन सत्यमेव जयते हो जाता है। जो सुपर हिट कार्ड होता है, ये कार्ड नहीं चलेगा। अब लोग पढ़े लिखे हैं, उनको फर्क करने आता है। ठीक है, मुझे निजाम साहब, मैं आपके पास आऊं, उससे पहले थोड़ा सा, काफी देर से मधु जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मधु जी की बात लेके फिर आप उनका जवाब दीजिएगा। मधु जी मेरा ये कहना है कि अभी वो पिछड़ी जाति है और SC ST के लिए वो बहुत तरस रहा है उसका मन। बात ये है कि जिसका भूमि था वो SC ST का था, ये आपने दिखाई रिपोर्ट था। अरे भाई, वो मरा हुआ आदमी से आपको कैसे मिला? ये तो प्रश्न है, ये तो सवाल हम पूछ रहे हैं सिद्धरामैया जी से। सिद्धरामैया जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे म्यूडा डिस्कशन से घबराहट होके चला गए। एक दिन के पहले ही वो साइनेडे अर्जमेंट ले लिया था। क्यों? क्योंकि ये सब रिकॉर्ड पे आया हुआ करता था, इसलिए। लेकिन मधु जी एक क्लैरिफिकेशन, उनकी पत्नी पार्वती जी को उनके भाई ने वो जमीन गिफ्ट की है 3.2 एकड़। सर, गिव मी जस्ट 1 मिनट, मैं बताऊंगा आपको क्या हुआ है। आ रहा हूं निजाम साहब। सर, 1998 में डी नोटिफिकेशन हुआ मरा हुआ आदमी के, पॉइंट 1। उस वक्त डिप्टी सीएम मिस्टर सिद्धरामैया थे। 2004 में जो दूसरा मरा हुआ आदमी है, उससे ब्रदर इन लॉ को लैंड सेल डीड हुआ म्यूडा से। कैसे? आफ्टर म्यूडा एक्विजिशन किया था उस वक्त पे, और उस वक्त डिप्टी सीएम था सिद्धरामैया जी। 2010 में ब्रदर इन लॉ जो है मल्लिकार्जुन स्वामी, उन्होंने
सिद्धरामैया जी के बीवी को उन्होंने गिफ्ट डीड किया था, उस वक्त एलओपी थे। और 2017 में जब वो कॉम्पनसेशन के लिए वो एप्लीकेशन डाला था, उस वक्त वो चीफ मिनिस्टर थे। स्वाभाविक तरीके से हम बोल रहे हैं ये तो करप्शन की बात है। आपका सिग्नेचर तो नहीं हो सकता है, पर आपका डायरेक्शन से हुआ है ना ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है तो मधु जी, कैसे हो सकता है मधु ये जी, सब अब भाई? निजाम फौजदार नहीं तो साहब कैसे जी हो की सकता है? वो तो ठीक, एक बात ठीक, बेनिफिशियरी जो है, कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट कीजिए। जो बेनिफिशियरी है, वो बेनिफिशियरी है। ठीक है, सिद्धरामैया जी की बीवी। ठीक, निजाम साहब, हम अब तो ये निजाम साहब मांग की कर बारी। रहे हैं, एक मिनट भाई, अरे एक मिनट हाँ, हम हाँ। तो ये मांग कर रहे हैं आपका वक्त हो कि गया। अभी आप आ रहा हूँ निजाम साहब, आ रहा हूँ, बस एक मधु जी मिनट, कंप्लीट एक कर रहे हैं, मिनट, मधु जी एक मिनट, कंप्लीट कर रहे हैं। मैं गुमा से बात नहीं कर रहा हूँ आपके तरह। आई एम टेलिंग द आप फैक्ट्स। तब से घुमा आप रहे हैं। तथ्य के कहाँ ऊपर आइए घुमा ना। रहे हैं? मधु आप जी, नहीं आना चाहते क्योंकि आपके ठीक पास है, उत्तर नहीं है। मधु जी आपके एक सवालों पर सर्वे निजाम के- साहब का एक जवाब सर्कस लेता हूँ। के निजाम मदारी साहब, की निजाम साहब तरह बताइए, गोल गोल घुमा रहे हैं। बताइए अरे, निजाम आप साहब, गोल कर रहे हैं, आप वो तथ्य के ऊपर बात ही नहीं कर रहे। निजाम साहब हम बोलिए। बात करेंगे ना, अभी आपको और थोड़ी तकलीफ होने वाली है, थोड़ा पानी पी लीजिएगा। दे दीजिए बोल करके, जवाब कर दे करके दे दीजिए तकलीफ। अहिंदा के सब्जेक्ट पे, दलितों के सब्जेक्ट पे, पिछड़ों के सब्जेक्ट पे बीजेपी कोई भी एक पिछड़े हुए प्रवक्ता को नहीं भेजेगी। आज भेजी है तो किसको भेजी है? अब देखिए, प्रवक्ता में भी जाति ढूंढ ली, प्रवक्ता में भी जाति ढूंढ ली। वाह, क्या बात है, बात है। मैं तो सोच रहा था खाली सिद्धारमैया जी जाति कार्ड खेल रहे हैं, निजाम फौजदार साहब भी जाति कार्ड खेल रहे हैं यहाँ पर। करना है निजाम फौजदार साहब भी जाति कार्ड खेल रहे हैं। को जो प्रवक्ता है आपके टीवी पर बिठाकर उनसे बुलवाइएगा कि ये बात गलत है या सही है। ये सही है। आप लोग इस देश को बिल्कुल। अच्छा विनोद जी सहयोग देखिए, राहुल गांधी जी से लेकर सिद्धारमैया जी से लेकर के निजाम फौजदार जी, सबको हम पूछ रहे हैं जाति क्या है? कौन सी जाति? कौन सी जाति के प्रवक्ता है? ठीक है, इसी नोट पर आज की इस चर्चा को समाप्त करते हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या सिद्धारमैया जी का भ्रष्टाचार के जवाब में जाति कार्ड चल पाएगा क्या? बहुत बहुत शुक्रिया निजाम साहब जुड़ने के लिए, मधु जी जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल ये बना रहेगा कि क्या भ्रष्टाचार के जवाब में सिद्धारमैया जी का जाति कार्ड चल पाएगा क्या? ये सवाल आगे भी हम लोग इस पर चर्चा करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, और वो बड़ी खबर है जो पिछले एक हफ्ते से भी ज्यादा समय से हर जगह पर है। वो है कोलकाता रेप मर्डर, जिसमें अब गहरे राज खुलते जा रहे हैं। दरअसल कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना से पूरा देश स्तब्ध है। मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना को लेकर धरने प्रदर्शन का सिलसिला भी जारी है। अब इस बीच मीडिया की खबरों के अनुसार सीबीआई इस रेप मर्डर केस में पूर्व प्रिंसिपल के साथ अभियुक्त का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने जा रही है। जूनियर डॉक्टर के रेप के बाद हुई हत्या को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। मृतका के माता पिता को कहा गया था कि उनकी बेटी ने तो सुसाइड कर ली है। अब सीबीआई इसी तार को जोड़ने में लगी हुई है। तो जाहिर है कि ममता बनर्जी सरकार के लिए यह घटना मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं। पुलिस की अकर्मण्यता पर तो सुप्रीम कोर्ट भी सवाल उठा चुका है। सीबीआई पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार इस बीच पूछताछ कर रही है। संदीप घोष पर तो पहले भी कई आरोप लगते रहे हैं, लेकिन ममता सरकार की मेहरबानी से वो बचते रहे। अब मीडिया खबरों के अनुसार जूनियर डॉक्टर की सुसाइड की खबर का आदेश भी इसी पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के ऑफिस से आया था। प्रिंसिपल संदीप घोष के इस्तीफे के तुरंत बाद उनकी नियुक्ति दूसरे मेडिकल कॉलेज में क्यों कर दी गई थी, यह भी एक बड़ा सवाल है। हाईकोर्ट उनको वहां से हटा चुकी है पहले ही। कोलकाता सहित देश भर में अलग अलग जगहों पर आज भी इस बीच धरना प्रदर्शन जारी है। लेकिन सवाल तो उन मरीजों का भी है जिन्हें इन डॉक्टरों की सेवा की बहुत बेहद जरूरत है। इस बीच एक खबर और आई। उधर मलयालम सिनेमा में महिलाओं की स्थिति पर हेमा कमेटी की रिपोर्ट आई और उसने भी महिला उत्पीड़न पर सवाल उठाया है। इस रिपोर्ट में महिलाओं के साथ कास्टिंग काउच और खराब कामकाजी परिस्थितियों का खासतौर पर जिक्र किया गया है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में इस तरह के कुकृत्यों पर लगाम तो लगनी ही चाहिए, चाहे कोलकाता हो या फिर केरल।
तो इन सब के बीच पश्चिम बंगाल से भाजपा के सांसद सुकांतो मजूमदार ने ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। कि ममता बनर्जी के राज में एक के बाद एक महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। आज भी आनंदपुर में एक घटना घटी है तो बंद नहीं है। आरजी कर हुआ, उसके बाद वर्धमान में एक आदिवासी बच्ची के साथ उनको मर्डर हुआ। एक के बाद एक जो घटना घट रही है, ये दर्शाता है कि ममता बनर्जी हैज़ नो कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। सो हमारी मांग है ममता बनर्जी को भी रिजाइन कर देना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि पीड़िता को न्याय दिलाना तो केंद्र की जिम्मेदारी है। ये केंद्र सरकार की और सीबीआई की जिम्मेवारी है कि 2-4 दिन के अंदर अंदर त्वरित न्याय पीड़िता के माता पिता को उपलब्ध कराएं, देश को उपलब्ध कराएं और ऐसा न्याय उपलब्ध कराएं जिसमें पीड़िता के माता पिता को भी विश्वास हो। ये जिम्मेवारी अब सीबीआई की है। कांग्रेस की प्रतिक्रिया आपने देख ली। सपा वाले एक कदम और आगे चले गए। सपा नेता फखरुल हसन ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकप्रिय सरकार है तो जल्दी ही न्याय मिलेगा। समाजवादी पार्टी समझती कि कलकत्ता में एक जिम्मेदार सरकार है, जो भी दोषी है इस पूरे प्रकरण में उन सब पे सख्त कार्रवाई होगी। बंगाल की सरकार लोकप्रिय सरकार है, आदरणीय ममता बनर्जी जी ने अच्छा काम किया है। सीधे जुड़ते हैं अपने संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी से जो हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं, उनसे अपडेट लेते हैं कि क्या कुछ निकल करके आ रहा है। प्रसेनजीत दा, मीडिया में कई तरह की खबरें हैं कि जो संदीप घोष हैं और जो संजय रॉय जो गिरफ्तार किया गया है उनका पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है और बहुत सारे ऐसे राज खुल रहे हैं। जैसा हम जानते हैं 22 अगस्त को सीबीआई को अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रखनी भी है, तो क्या इस मामले में बहुत कुछ चीजें सुलझती हुई नजर आ रही हैं? क्या किस तरह की खबरें आ रही हैं? हाँ लालचाँद, ये सुलझना जरूरी है क्योंकि जिस तरह से आपने बीच में अपने रिपोर्टिंग में कह रहे थे कि मरीजों के बारे में भी सोचना चाहिए क्योंकि मरीज जिस स्थिति में है, लेकिन बंगाल में परिस्थिति इतना गर्मा हुआ है कि इस समय पे अगर किसी डॉक्टर को जाके उनकी जो दायित्व है मरीज की तरफ इसके बारे में बताए तो हो सकता है कि स्थिति और बिगड़ जाए। क्योंकि 9 अगस्त से आज तक वैसे इनका कहना है कि हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए। वो जो संजय राय को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार करके दिखाया था, तो उसी संजय राय पर हम लोग अभी भी उसी संजय राय के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी आदेश दिया है, जो कुछ भी अपना पर्यवेक्षण अपना ऑब्जर्वेशन रखे हैं, सब स्वागत है। लेकिन उनका एक इंतजार है 22 तारीख तक कि सीबीआई ने अपने जांच रिपोर्ट की जो अपडेट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना है 22 तारीख को, मतलब कल गुरुवार को। यहां तक पूरे बंगाल की डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, चाहे रेसिडेंट डॉक्टर हो और सीनियर डॉक्टर हो, सारे के सारे इसी इंतजार में है क्योंकि किसी ना किसी एक उम्मीद का किरण वो देखना चाहते हैं कि हाँ पूरी तरह से जो सबूतें हैं वो पूरी तरह से मिट नहीं गया। हो सकता है कि कुछ बचा हुआ है और इतने पिछले 7-8 दिन सीबीआई की जो मशक्कत है वो मशक्कत के बाद कुछ ना कुछ सामने निकल के आए और उनको ये थोड़ा सा तसल्ली हो कि कम से कम हमारी जो दीदी है उस दीदी को न्याय मिलने की रास्ते पर हम लोग एक कदम आगे बढ़ पाए। यही जो है, इसीलिए आज इन्होंने जो सीबीआई की ऑफिस है, सीबीआई की ऑफिस से स्वास्थ्य भवन जो हेल्थ डिपार्टमेंट की ऑफिस है वहां तक मार्च किए हैं और वहां पे और एक बातें रखी है कि उस दिन से 9 अगस्त के बाद से ये आरजी कौर में कोई सीनियर ऑफिसर नहीं है, ना कोई एमएसवीपी है, ना कोई प्रिंसिपल है, ना कोई सुपर या डेप्यूटी सुपर है, कोई नहीं है। तो इनका कहना है कि हम किसके भरोसे काम करेंगे। सीआईएसएफ लगाया जा रहा है लेकिन सीआईएसएफ आउटर सर्कल पे जो देंगे सुरक्षा देंगे वहां तक सीमित है। लेकिन हमारे दीदी के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें हमको लगता है कि अंदर की कोई इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इनका कहना है कि आगे बढ़े
ठीक है प्रसेनजीत, एक बात और आपसे जानना चाह रहा था कि जिस संदीप घोष को तुरंत जो है नियुक्ति दे दी गई थी, हाईकोर्ट ने हालांकि हटा दिया, लेकिन उस संदीप घोष में अब पश्चिम बंगाल पुलिस को बहुत सारे मामले नजर आने लगे हैं, उनको अब तलब कर रही है पश्चिम बंगाल पुलिस। अब देखिए लालचंद, हम लोग पिछले कई सालों से पश्चिम बंगाल की ममता सरकार की इस तरह से पल्ला झाड़ने की स्टोरी कई सारे किए हैं। कब किससे पल्ला झाड़ लेता है, पार्थो चैटर्जी जो पहले शिक्षा मंत्री हुआ करते थे उनसे पल्ला झाड़ लिया है, ज्योतिप्रिय मल्लिक जो पहले खाद्य मंत्री हुआ करते थे उनसे पल्ला झाड़ लिया है, फिर अनुव्रत मंडल जो तो हाँ वो सबसे उनसे पल्ला झाड़ लिया है। शेख शाहजहां को बचाने के लिए 25 लाख वाले ये वकील रखे थे, लेकिन बाद में उससे भी पल्ला झाड़ लिया है। तो पल्ला झाड़ने में ममता बनर्जी काफी मशहूर है और काफी माने दिमाग वाले हैं, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दादा जुड़ने के लिए इस खबर पर। आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से जुड़े थे। और अब बारी जम्मू कश्मीर की सियासत की, क्योंकि वहां विधानसभा चुनाव होने हैं। तो विधानसभा चुनाव होने हैं तो कांग्रेस वहां क्या करने वाली है, इस पर कुछ सवाल उठ रहे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के दौरे पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जाने वाले हैं। आज जाने की संभावना थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि शायद आज नहीं जा रहे हैं, आगे जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि गुपकार गठबंधन जो है उनसे क्या उनकी बातचीत होगी विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर, क्या यह संभव है? राज्य कांग्रेस ने हालांकि पीडीपी से गठबंधन का दावा किया है कि वो पीडीपी से गठबंधन करने वाले हैं। तो जम्मू कश्मीर के बदले हालात में ओमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती तो चुनाव हार चुके हैं, लोकसभा चुनाव। कांग्रेस पार्टी को गठबंधन और एजेंडा में आर्टिकल 370 की वापसी के वादे का समर्थन देना होगा अगर वो उनके साथ गठबंधन करते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ये दौरा कर सकते हैं। तो आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कर सकती है गुपकार अलायंस के साथ गठबंधन। हालांकि जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने जैसा बताया कि पीडीपी से गठबंधन का दावा किया है। और खास बात यह कि नेशनल कॉन्फ्रेंस घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। उसमें आर्टिकल 370 की वापसी, पाकिस्तान से बातचीत जैसे मुद्दों को शामिल कर चुकी है। तो सवाल यह है कि अगर कांग्रेस गठबंधन करेगी तो क्या इन बातों का समर्थन करेगी? तो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कहा कि शुक्र है चुनाव के कारण ही सही राहुल गांधी विकास और विश्वास की ओर बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर को देखने तो जा रहे हैं। चुनाव घोषित हुआ और राहुल गांधी जी के एजेंडे में जम्मू कश्मीर आया। राहुल जी शांति, विकास व विश्वास का जम्मू कश्मीर, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से बढ़ता हुआ जम्मू कश्मीर देख के आइए और 370 और 35A पर अपना स्टैंड स्पष्ट करिए। 70 साल आप 3 परिवारों ने, गांधी नेहरू परिवार, अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार, तीनों परिवारों ने जम्मू कश्मीर को दहकते शोलों पर फेंक दिया। 70 साल आतंकवाद, अलगवाद, जम्मू कश्मीर को टेररिज्म टैग दे दिया था। आज जम्मू कश्मीर टेररिज्म कैपिटल का टैग उतारकर टूरिज्म कैपिटल की ओर बढ़ा है। तो वही सवाल बीजेपी पूछ रही है कांग्रेस से। हमारी संवाददाता रमा त्यागी जुड़ चुकी हैं इस खबर पर हमारे साथ चर्चा के लिए। रमा, जिस तरह से कि 370 और 35A की बात है, अगर गुपकार अलायंस से गठबंधन होता है, जो कि लगता है कि या तो एक पार्टी से, या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से, या पीडीपी से, या दोनों से, अगर कांग्रेस गठबंधन कर लेती है तो 370 और 35A का क्या करेगी कांग्रेस? और क्या जम्मू कश्मीर की आवाम उस पुराने 370 वाले कश्मीर को पसंद करेगी क्या? देखिए लालचंद्र, यही एक बड़ा सवाल है। इंडी गठबंधन के सामने कोशिशें तो की जा रही हैं, लेकिन लगातार बातचीत के बावजूद कहीं ना कहीं ये जो रुकावटें हैं ये इनकी बातचीत के अंदर आ रही हैं और इसी वजह से ये जो दौरा है ये भी बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि रीशेड्यूल किया गया है। ये एक बड़ा सा, क्योंकि कांग्रेस लगातार 370 के मुद्दे पर चुनाव के दौरान भी जब उनसे जानने की कोशिश की तो कोई स्पष्ट उनका रुख नहीं था। और जब इंडी गठबंधन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो भी गठबंधन
होता है उसके अपने अपने एजेंडे होते हैं। तो अवसरवाद का गठबंधन ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा था और यही अवसरवाद अब भी दिखाई दे रहा है। देखिए, जहां तक कांग्रेस अगर पीडीपी के साथ वादा कर रही है, पीडीपी जो है उसके पास अब होने के लिए कुछ नहीं है। पीडीपी अपने रिकॉर्ड लो स्तर पे है। जो राज्य की जनता है, अभी आपने देखा होगा हाल के चुनावों में पीडीपी को बिल्कुल ही उसके लिए नकार दिया गया। तो पीडीपी ऐसे ही किसी सहारे की तलाश में हमारे साथ बने रहिएगा। शब्बीर डार भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। शब्बीर डार भी हमारे, क्योंकि हाँ लालचंद्र जी, हाँ सुन लीजिए, क्योंकि उमर अब्दुल्ला पीडीपी से गठबंधन के लिए इस वक्त लग रहा है कि वो इसके पक्ष में नहीं है। इस तरह की जो अंदरूनी खबरें हैं वो आ रही हैं। तो किस तरह से ये बनते बदलते जो रंग हैं इनके बीच में ये गठबंधन आएगा और आया भी तो क्या रंग लाएगा, ये बिल्कुल ये सवाल है। अब शब्बीर ये बताइए कि राज्य कांग्रेस तो कह रही है कि पीडीपी के साथ गठबंधन करेंगे, क्या लग रहा है, एनसी के साथ या पीडीपी के साथ या दोनों के साथ, सब मिलकर के तीनों एक प्लेटफॉर्म पर? देखिए, यहाँ पे जो कांग्रेस का जो स्टैंड है वो बड़ा क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रदेश कांग्रेस के कमेटी के प्रेसिडेंट भी है, उन्होंने भी कहा कि वो सारे लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ ट्रिपल अलायंस के लिए रेडी है। लेकिन अभी जो एनसी और पीडीपी का जो स्टैंड है वो भी क्लियर नहीं है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने बोला है कि अभी जो उनकी जो बातचीत शुरू नहीं हुई है कांग्रेस के साथ या बाकी दलों के साथ। तो जो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का विजिट जो है, जो अभी क्लियर नहीं है कि वो यहाँ आज उसके बारे में खबर है कि आज जाने वाले थे लेकिन आज नहीं जा रहे हैं कि वो आज यहाँ पहुंच रहे हैं। और उसका मकसद यही है कि यहाँ पे जो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो यहाँ पे इंडिया अलायंस के इत्तेहादी पार्टीज हैं, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, उनके साथ यहाँ पे वार्तालाप होगी, उनके साथ बातचीत होगी। खासतौर पर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ यही तय होगा कि यहाँ पे जो प्रीपोर अलायंस वो कर रहे हैं और किन किन सीटों पे कांग्रेस जो है यहाँ पे कश्मीर ये सवाल है, बिल्कुल में वो ठीक है। वक्त की कमी है, आज यही माना जा रहा है कि वक्त की कमी है, लेकिन फिर हम जरूर आपसे जुड़ेंगे शब्बीर। आज वक्त की कमी है, फिर कभी जुड़ेंगे और इस पर जरूर वहाँ की सियासत पर बात करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर, और रमा आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।